darker the night, the deeper the secrets hidden within. तो आज हमारे पास एक ऐसी कहानी है जो दिमाग में अटक जाती है। मुंबई से ज्यादा दूर नहीं, एक पूरा का पूरा गांव, मतलब रातों रात गायब हो गया। कहानी का सोर्स है एक आर्टिकल, द विलेज दैट वैनिश्ड, और ये किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। हाँ, और ये कोई ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ हो। इतिहास में ऐसी कई मिसालें हैं, जैसे अमेरिका की रोइनोक कॉलोनी। ओह हाँ, रोइनोक, जहाँ 100 से ज्यादा लोग बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गए। कभी कभी हमें जवाब मिल जाते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में पीछे सिर्फ एक खौफनाक खामोशी रह जाती है। आज की कहानी उसी खामोशी के बारे में है। बिल्कुल। तो आज हम इसी कहानी की गहराई में उतरेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि कहानी का लेखक कैसे एक शिकारी के, मतलब एक नॉर्मल से सफर को एक डरावने सपने में बदल देता है। बहुत बड़ी गड़बड़ है, और उस अधूरे अंत पर बात करेंगे जो इसे और भी ज्यादा डरावना बना देता है। चलिए, तो कहानी का जो मेन कैरेक्टर है जयराल, एक शिकारी जिसे जंगल की नस नस का पता है। हाँ, एक अनुभवी शिकारी। समय है नवंबर की हल्की ठंड का, और लोकेशन है मुंबई के पास वसई क्रीक से पनवेल के जंगलों का इलाका। वो भिवंडी के पास एक छोटे से आदिवासी गांव की तरफ जा रहा है। और उसका मोटिव बहुत ही, कह सकते हैं, बेसिक है। भूख। सोर्स बताता है कि उसे कई दिनों से कोई शिकार नहीं मिला था। वो भूखा था, थका हुआ था, और उसकी एकमात्र उम्मीद वो छोटा सा गांव था। अच्छा। वो पहले भी वहां अपने शिकार के बदले अनाज और जरूरत का सामान ले चुका था, तो उसे पक्का यकीन था कि इस बार भी उसे मदद मिल जाएगी। मतलब ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी, ये उसके लिए एक सर्वाइवल मिशन था। बिल्कुल। उसके दिमाग में एक मंजन हुई, एक उम्मीद थी कि वहाँ खाना मिलेगा, लोग मिलेंगे। और यहीं पर कहानी का सेटअप बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। अच्छा, कैसे? एक तरफ मुंबई जैसा मेगा सिटी जो 24 घंटे जागता है, और दूसरी तरफ उसी के इतने पास एक जंगली कटा हुआ इलाका। ये कॉन्ट्रास्ट कहानी को एक बहुत ही रियल लेकिन साथ ही मिस्टीरियस फील देता है। हाँ। ऐसा लगता है कि शहर की चकाचौंध के ठीक परे एक और दुनिया है, जिसके अपने नियम हैं, अपने राज हैं। बिल्कुल। ये बात तो मैंने सोची नहीं थी यार। ये कॉन्ट्रास्ट ही तो कहानी को जमीन से जोड़ता है। और जयलाल की भूख और उम्मीद, ये दो चीजें हमें फौरन उसके साथ कनेक्ट कर देती हैं। हाँ, हम भी चाहने लगते हैं कि वो जल्दी से गांव पहुंचे, उसे खाना मिले। और यही लेखक का पहला दाव है। इसे एक तरह का साइकोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, यू नो। जब आप किसी कैरेक्टर के लिए रूट करने लगते हैं, तो उसके साथ होने वाली हर अजीब चीज का असर आप पर भी दोगुना होता है। सही बात है। लेखक ने बड़ी चालाकी से हमें जयलाल की नाव में उसके साथ बैठा दिया है। हम अब सिर्फ एक कहानी नहीं सुन रहे, हम उस सफर का हिस्सा बन चुके हैं। तो वो नाव चला रहा है, करीब 1 घंटा हो गया, और फिर उसे वो दिखता है जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था। दूर आसमान में धुएं की एक पतली सी लाइन। सोर्स कहता है कि ये देखकर उसके थके हुए चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो मन ही मन सोचता है, लगता है लोग जाग गए हैं। ये उसके लिए प्योर रिलीफ का मोमेंट है। बिल्कुल। उसके लिए तो वो सिर्फ धुआं नहीं है, वो एक उम्मीद है। हाँ, धुआं मतलब आग, आग मतलब खाना, खाना मतलब इंसान। जयलाल के लिए वो उसकी भूख का जवाब है, उसकी उम्मीद की मंजिल है। कहानी में ये उम्मीद का, कह सकते हैं, सबसे ऊंचा पॉइंट है। वो तेजी से अपनी नाव को किनारे की तरफ मोड़ता है। कुछ ही देर में उसे झोपड़ियों और मिट्टी के घरों के धुंधले आकार दिखने लगते हैं। हवा में लकड़ी के जलने की धीमी धीमी महक भी आ रही थी। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। सब कुछ बहुत ज्यादा नॉर्मल लग रहा था, और लेखक की यही तो खूबी है। अच्छा। वो सिर्फ बताता नहीं कि गांव पास है, वो हमें धुएं की गंध महसूस करवाता है। इससे हम कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। हम भी जयलाल की तरह ही राहत महसूस करते हैं कि चलो सब ठीक है। तो लेखक जानबूझकर हमें पहले ये राहत का एहसास दे रहा है, एक तरह से हमें तैयार कर रहा है। बिल्कुल। कहानी का सबसे बड़ा हथियार उम्मीद है। लेखक पहले हमें उम्मीद दिलाता है, क्योंकि उम्मीद जितनी ऊंची होती है, डर का झटका उतना ही गहरा लगता है। एग्जैक्टली। ये एक मनोवैज्ञानिक जाल है। वो हमें यकीन दिलाता है कि सब ठीक है, ताकि जब सच्चाई सामने आए तो वो किसी थप्पड़ की तरह लगे। तो जब वो गांव में पहुंचता है, नाव किनारे लगी और जयलाल गांव में घुसा, पहली नजर में तो सब ठीक ही लगा होगा, है ना? हाँ, शुरुआत में तो बिल्कुल। और यही तो कहानी का कमाल है। वो आपको यकीन दिलाता है कि सब नॉर्मल है। जयलाल भी खुद को यही समझाता है।
वो सोचता है कि सुबह का वक्त है, गांव के मर्द शिकार के लिए या औरतें लकड़ी लेने जंगल में निकल गई होंगी। ये एक लॉजिकल सोच है, उसके अपने एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। वो माहौल को पढ़ना जानता है। हाँ, पर इस बार उसका सारा तजुर्बा फेल होने वाला है। तो वो कौन सा पहला पल था जब उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है? जब वो थोड़ा और अंदर जाता है, उसे एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है। खामोशी? हाँ, पर ये जंगल वाला सन्नाटा नहीं था जिसमें चिड़ियों या हवा की आवाज होती है। ये एक भारी अननेचुरल सन्नाटा था। अच्छा। उसने आवाज लगाई, कोई है, लेकिन उसकी आवाज बस हवा में गूंज कर रह गई। और कोई जवाब नहीं? कोई जवाब नहीं। और यहीं से उसके दिल में बेचैनी शुरू होती है। और फिर उसे वो छोटी छोटी चीजें दिखनी शुरू होती है जो उस खामोशी को और भी डरावना बना रही थी। हाँ, और यहाँ का डर किसी भूत या चुड़ैल का नहीं है। ये डर उन चीजों से पैदा हो रहा है जो अपनी जगह पर नहीं है। जो अपनी जगह पर नहीं है? हाँ, एक तरह का आउट ऑफ प्लेस वाला डर। जैसे सोस में लिखा है झोपड़ियां बंद थी, लेकिन बाहर चूल्हों में आग की राख अभी भी गर्म थी। एक मिनट, इसका क्या मतलब हुआ? आग गर्म थी मतलब लोग अभी अभी यहीं थे? एग्जैक्टली, वो कहीं दूर नहीं गए। अगर वो जंगल गए होते तो आग बुझाकर जाते। सही बात है। और अगर लोग पास में ही हैं, तो झोपड़ियों के दरवाजे आधे खुले क्यों हैं? कुछ बर्तन बाहर पड़े हैं जिनमें आधा पका हुआ खाना है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खाना बनाते बनाते या खाते खाते अचानक सब कुछ छोड़ दिया हो। ये तो बहुत अजीब है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो, जिंदगी बीच में ही रुक गई हो। बिल्कुल, ये एक बहुत पावरफुल इमेज है। ये वॉलंटरी डिसअपीयरेंस नहीं लगता? ऐसा नहीं लगता कि लोग अपनी मर्जी से कहीं चले गए? ऐसा लगता है जैसे उन्हें बीच काम से उठा लिया गया हो। बिल्कुल। और फिर वो क्लू आता है जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। कुत्ते वाला। एक झोपड़ी के बाहर कुत्ते का पानी का कटोरा उल्टा पड़ा है और उसकी रस्सी टूटी हुई है। ये मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। इंसान तो किसी भी वजह से जा सकते हैं, लेकिन एक जानवर का अपनी रस्सी तोड़कर भागना, ये किस तरफ इशारा करता है? ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये हमें बताता है कि जो भी हुआ वो इंसानों तक ही सीमित नहीं था। अच्छा। एक जानवर जिसकी सेंसेस हमसे ज्यादा तेज होती हैं, वो आने वाले खतरे को पहले भांप लेता है। रस्सी का टूटना बताता है कि वो किसी मामूली चीज से नहीं डरा। मतलब? वो इतनी दहशत में था कि उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को आजाद किया और भाग गया। मतलब जो भी खतरा था वो इतना भयानक था कि एक जानवर ने भी मौत को सामने देखा। हाँ, ये किसी बीमारी या आपसी झगड़े का नतीजा नहीं हो सकता। टूटी हुई रस्सी एक अचानक आए बेहद हिंसक और प्राइमल डर की तरफ इशारा करती है। एक ऐसा डर जिसने गांव के हर जीव को अपनी चपेट में ले लिया। ये हमें एक और बात बताता है, गांव वाले अपनी मर्जी से नहीं गए, उन्हें किसी चीज ने जाने पर मजबूर किया या गायब कर दिया। और वो भी इतनी तेजी से? हाँ, इतनी तेजी से कि उन्हें दरवाजे बंद करने तक का मौका नहीं मिला। सब कुछ अधूरा है, जैसे समय की कोई तस्वीर बीच में ही जम गई हो। ये सब देखकर जयलाल की क्या हालत हुई होगी? एक अनुभवी शिकारी जो जंगल से नहीं डरता, वो इस अजीब सन्नाटे से जरूर डर गया होगा। उसका डर अब एक ठोस शक्ल ले रहा था। हाँ। उसके कदम भारी हो गए। उसे एहसास हो गया था कि ये कोई नॉर्मल सन्नाटा नहीं है। और यहीं पर सोर्स की वो लाइन आती है जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। कौन सी? यह उस तरह का सन्नाटा था जिसमें कुछ असली पीछे छूट जाता है और कुछ अनदेखा सबकी जगह ले लेता है। वाह, कुछ असली पीछे छूट जाता है और कुछ अनदेखा सबकी जगह ले लेता है। ये लाइन तो बहुत गहरी है। इसका क्या मतलब निकालें? ये लाइन ही इस कहानी का, कह सकते हैं, दिल है। कुछ असली यानी इंसान, उनकी बातें, उनका शोर, उनकी जिंदगी, वो सब जा चुका है। लेकिन वो जगह खाली नहीं हुई है। नहीं, कुछ अनदेखा उसकी जगह ले चुका है। लेखक हमें ये नहीं बताता कि वो अनदेखी चीज क्या है, और यही बात इसे सबसे ज्यादा डरावना बनाती है। तो असली डर इस बात में नहीं है कि लोग चले गए, नहीं, बल्कि इस बात में है कि उनकी जगह कोई और आ गया है, कोई ऐसी चीज जिसे हम देख नहीं सकते। बिल्कुल, ये डर का वो रूप है जिसका कोई चेहरा नहीं है। अगर कोई जंगली जानवर होता या दुश्मन कबीले के लोग होते तो जयलाल जैसा शिकारी शायद उनसे लड़ लेता या छिप जाता। सही। लेकिन आप उस चीज से कैसे लड़ेंगे जो अनदेखी है, जिसका कोई शरीर नहीं है, सिर्फ एहसास है। ये तो किसी भी हॉरर फिल्म का गोल्डन रूल है। असली डर अंधेरे में नहीं, बल्कि उस चीज में होता है जो अंधेरे में छुपी हो सकती है। एग्जैक्टली।
यही कहानी का साइकोलॉजिकल पीक है। जब डर का सोर्स अननोन होता है तो हमारा दिमाग उस खाली जगह को अपनी सबसे भयानक कल्पनाओं से भर देता है। ये किसी इंसान या जानवर का डर नहीं है, ये किसी सुपरनैचुरल या अनजानी शक्ति का खौफ है। एक ऐसी मौजूदगी जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, देखा या समझा नहीं जा सकता। और इसी भयानक सन्नाटे के बीच जयलाल को फाइनल एहसास होता है। गांव शांत है, बहुत ज्यादा शांत, अननेचुरली शांत, और उसे महसूस होता है कि वो वहां अकेला नहीं है। और बूम, कहानी यहीं खत्म हो जाती है। हाँ, ये हमें नहीं बताती कि वहां कौन है या क्या है। ये हमें जयलाल के उस आखिरी भयानक एहसास के साथ अकेला छोड़ देती है। ये एक जवाब देने के बजाय ढेरों सवाल खड़े करती है। हाँ, गांव वालों का क्या हुआ, अब जयलाल का क्या होगा, और सबसे बड़ा सवाल, उस गांव में अब कौन है? ये अंत इतना असरदार इसलिए है क्योंकि ये बाकी सब कुछ हमारी इमेजिनेशन पे छोड़ जाता है। एक बंद दरवाजे के पीछे का डर हमेशा दरवाजा खोलने के बाद दिखने वाली चीज से ज्यादा होता है। सही कहा, कहानी का असली डर लोगों के गायब होने की घटना में नहीं है, बल्कि उस अनकही वजह में है जिसके कारण वे गायब हुए। और वो वजह वो अब भी उस गांव में मौजूद है। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटें तो मतलब ये कहानी हमें यही दिखाती है कि कैसे छोटी छोटी अधूरी छोड़ी गई चीजें, जैसे गरम राख, आधे खुले दरवाजे, टूटी हुई रस्सी, ये सब मिलकर एक बहुत ही भयानक तस्वीर बना सकती हैं। डर लोगों के गायब होने में नहीं, बल्कि उस अनदेखी वजह में है जो उनके पीछे रह गई। और ये हमें एक ज्यादा बड़े सवाल से जोड़ता है। इंसान हमेशा से अननोन से क्यों डरता आया है? हाँ, ये सवाल तो है। शायद इसलिए क्योंकि जिसे हम जानते हैं हम उससे निपट सकते हैं, लेकिन जो अज्ञात है वो हमारे कंट्रोल से बाहर होता है। रोएनॉक कॉलोनी हो या मैरी सेलेस्ट जहाज का रहस्य, ऐसी कहानियां हमें हमेशा से खींचती आई हैं जो कोई साफ जवाब नहीं देती, क्योंकि ये हमारे सबसे पुराने डर को छूती हैं। वो डर कि इस दुनिया में ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम कभी समझ नहीं सकते। ये कहानी इसी आइडिया को बहुत बहुत खूबसूरती से पकड़ती है। ये हमें बताती है कि सबसे बड़ा डर वो नहीं है जो सामने है, बल्कि वो है जो महसूस तो हो रहा है पर दिखाई नहीं दे रहा। शायद ये डर की सबसे पावरफुल डेफिनेशन है, एक ऐसी मौजूदगी जो जगह तो घेरती है लेकिन जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। और इसी के साथ एक सवाल दिमाग में आता है, और ये सुनने वालों के लिए भी है। ये कहानी एक बहुत जरूरी सवाल उठाती है। अगर किसी जगह से इंसान और उनकी बनाई हर चीज अचानक गायब हो जाए, लेकिन उनके डर का एहसास, उनकी दहशत की गूंज हवा में रह जाए, तो क्या वो जगह सच में खाली कहलाएगी? अच्छा सवाल है। और उस एहसास को, उस अनदेखी मौजूदगी को आप क्या नाम देंगे?